C.S. Nair, convener, BJP State Youth Servicemen Cell, former Union Minister and Prabhari of Kerala, Sri Prakash Javadekar, Sri S. Suresh, BJP General Secretary Kerala, Sri Karmanaj Jain, District President Thiruvananthapuram Central, and Colonel S. Dinny, BJP State Spokesperson, Subedar Major Biju, Co-Convener BJP State Youth Servicemen Cell, यहाँ मौजूद हमारी सभी सम्मानित वीर नारियां, हमारे यंग सर्विसमैन, जो हमारे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद सभी पूर्व सैनिकों को शीश झुकाकर नमन करता हूं और मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने इस देश के रक्षा के लिए अपने जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा राष्ट्र सेवा में लगाया है। इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। भले ही हमारे देश के यंग सर्विसमैन रिटायर हो जाते हैं, मगर उनके भीतर का सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है, क्योंकि वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा केवल भारत के सबसे सुरक्षित स्टेट में से यह केरलम एक है, मगर यहाँ के लोगों के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का भाव इतना अधिक है कि केरलम के लोग सिर्फ नेवी ही नहीं बल्कि आर्मी और एयरफोर्स में भी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की लिस्ट मैं मानता हूं कि काफी लंबी है। कौन भूल सकता है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, अशोक चक्र पुरस्कार विजेता की सुप्रीम सैक्रिफाइस को, जब मुंबई टेरर अटैक के दौरान उन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। साथियों, यह देश का दुर्भाग्य था कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने मेजर संदीप उन्नीथन के बलिदान का जो उचित सम्मान होना चाहिए था, वह उचित सम्मान नहीं किया। मगर आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के समय में सेना और सैनिकों का सम्मान में हम किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं। हमारी सरकार का भी यही मानना है। हमारे सोल्जर्स और वेटरन्स देश के एक स्ट्रांग पिलर हैं। उनकी देखभाल करना यह हमारी मॉरल ड्यूटी है। हमारी सरकार ने अपने वेटरन्स के लिए बीते वर्षों में कई ठोस फैसले किए हैं और आने वाले समय में भी यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। लंबे समय से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ऑनेस्टी के साथ इसे इम्प्लीमेंट किया है। इसके कारण हमारे वेटरन्स के जीवन में न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने उनके साथ जस्टिस की है। साथियों, कांग्रेस ने इस देश के पूर्व सैनिकों की आंखों में बराबर धूल झोंकने का काम किया है। यह कांग्रेस ही है जो 4 डिकेड्स तक वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से एक प्रकार से विश्वासघात करती रही है। बजट एलोकेशन सिर्फ 500 करोड़ रुपये रखकर बराबर कांग्रेस कहा करती थी वो वन रैंक वन पेंशन इसे लागू करेंगे, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए थे। हमने 2013 में लोकसभा इलेक्शन से पहले ही कहा था कि सरकार बनने पर वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे, और भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। यानी जो हम कहते हैं वह करके दिखाते हैं। हमारे वर्ड्स और हमारे डीड्स में कभी अंतर नहीं होता है। और अपने वेटरन्स के अलावा हम उन सैनिकों को भी उचित सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दी है। और इसी भावना से हमने नेशनल वार मेमोरियल जैसे स्थान बनवाए जो हर नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि आज हम जिस शांति और आजादी में जी रहे हैं उसके पीछे कितने बलिदान छिपे हुए हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इतने सालों तक देश में राज करने के बावजूद कांग्रेस गवर्नमेंट एक वार मेमोरियल तक नहीं बना पाई थी। आज हम देश के अलग अलग हिस्सों में भी वार मेमोरियल भी बना रहे हैं ताकि देश की फ्यूचर जनरेशन को इंस्पिरेशन मिल सके कि हमारे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए क्या सैक्रिफाइस की है, इसकी सही तरीके से उनको जानकारी भी हो सके। जब 1962 में वार हुई तो भारत के सैनिकों ने रिजांगला में एक करिश्मा किया था। 120 सैनिकों की एक यूनिट ने सामने आ रहे 1000 से अधिक दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया और दे फॉट टिल देयर लास्ट बुलेट एंड ब्रेथ। इस बहादुरी के सम्मान में रिजांगला में एक भव्य स्मारक बनाया गया है। मैं वहां गया था तो उस समय स्मारक के नाम पर कुछ नहीं था, एक केवल स्टोन का कोई पिलर खड़ा हुआ था। वहां के लोगों ने मुझे जानकारी दी, उसी समय मैंने आदेश किया था कि नहीं, यहां पर यह मेमोरियल भव्य बनाया जाएगा और रिजांगला में आज वह वार मेमोरियल बनकर तैयार है। साथियों, इतना ही नहीं, गलवान में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को भी सम्मान में हमने एक बड़ा वार मेमोरियल बनवाया है। यह बताता है कि हमारे लिए सैनिकों का कितना बड़ा महत्व है, हमारे सैनिकों की हमारे लिए कितनी अहमियत है। जबकि उस पार गलवान कॉन्फ्लिक्ट में कितने लोग मारे गए उसका मेमोरियल तो दूर, उसको खुलकर एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। और साथियों, सेना में रिटायर होने के बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है और हमारी सरकार का यह प्रयास है कि यह चैप्टर डिग्निटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होना चाहिए। और इसी सोच के तहत वेटरन्स के रिहेबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट पर खास ध्यान हमारी गवर्नमेंट दे रही है। उन्हें नए स्किल्स सिखाए जा रहे हैं ताकि वे रिटायरमेंट के बाद भी अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। साथियों, पब्लिक इंटरप्राइजेज में उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी उनके डिसिप्लिन, लीडरशिप और इंटीग्रिटी को पहचान मिल रही है। जो वेटरन्स अपना काम, खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए हर तरीके से प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। हाउसिंग स्कीम्स हो, लोन की फैसिलिटी हो या दूसरी वेलफेयर स्कीम्स हो, इन सब को वेटरन्स के अकॉर्डिंग भी एकोमोडेट करने की पूरी कोशिश हम लोगों की तरफ से की जा रही है। साथियों, जब हम भारत के गौरवशाली इतिहास पर ध्यान देते हैं तो हमें केरल से जुड़ी हुई कई सारी बातें देखने को मिलती हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले से लेकर मिडिल एज तक भारत ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब रहा है। उस समय भारत नॉलेज, कॉमर्स और कल्चर तीनों ही क्षेत्रों में लीड रोल निभा रहा था। उस समय भारत के जहाज विशेष रूप से केरल से समुद्री मार्गों के माध्यम से दूर दूर तक यात्रा करते थे और हमारा संपर्क रोमन एम्पायर और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन तक स्थापित हो चुका था। श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक भारतीय व्यापारियों और समुद्री यात्रियों की एक एक्टिव प्रेजेंस भी हमको देखने को मिलती थी। यह जो बाहरी दुनिया से संपर्क था वह भी केवल ट्रेड तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज का भी यह एक बहुत ही सशक्त माध्यम था। भारत ने स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स के लिए उनके एक्सपोर्ट्स किए गए, लेकिन इसके साथ साथ हमने फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और कल्चरल आइडियाज भी विश्व के साथ एक्सचेंज किए हैं। आज भी जब हम साउथ ईस्ट एशिया की ओर देखते हैं तो इस ऐतिहासिक संबंध के अनेक उदाहरण भी हमको दिखाई देते हैं। आप में से अनेक लोग इस बात से अवगत होंगे कि थाईलैंड की प्राचीन राजधानी अयोध्या का नाम अयोध्या से इंस्पायर्ड रहा है।
इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन का नाम भी गरुण है, जो भारतीय पुराणों में सांस्कृतिक स्मृति को यह दर्शाता है। साथियों, अभी हाल ही में वापस आए कौंडिन्य शिप प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत को इसी विरासत को रिवाइव करने का एक प्रयास देश को देखने को मिला है। और इस इनिशिएटिव का उद्देश्य प्राचीन भारत शिप बिल्डिंग टेक्निक्स को समझना और उन्हें मॉडर्न पर्सपेक्टिव में पुनः स्थापित करना ही था। और इसके तहत स्टिच शिप मेथड के आधार पर एक स्पेशल शिप का निर्माण भी किया गया, जिसमें लकड़ी के तख्तों को आयरन नेल से नहीं बल्कि नारियल की रस्सियों से जोड़ा गया और वुडन प्लैंक से उसे शील किया गया। यह वही टेक्नोलॉजी थी जिसका उपयोग हमारे प्राचीन समुद्री यात्रियों द्वारा प्रायः किया जाता था। आज भारत शिप बिल्डिंग में दुनिया के किसी भी बड़ी शक्ति से आज कम नहीं है। इसी केरल में मौजूद कोचिन शिपयार्ड में भारत का सबसे पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हुआ। यह कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। दुनिया के 4-5 देश ही इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और उनमें से हमारा एक भारत भी है। फ्रेंड्स, आज जिस तरह से मैरीटाइम डोमेन की इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी एंशिएंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 2047 तक भारत की नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नेवी बनाना चाहते हैं। और स्वयं आप देखिए कि आज मैरीटाइम डोमेन पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। आज के समय में मैरीटाइम डोमेन केवल ट्रेड रूट्स या नेवल स्ट्रेंथ तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नेशनल रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी एक महत्वपूर्ण या आधार बन चुका है। साथियों, मैंने देश के होम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है और आज मैं यहां डिफेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहा हूं। पिछले 11 वर्षों में चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात रही हो, चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात रही हो, प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को एक मजबूती दी है, नेशनल सिक्योरिटी को एक ताकत दी है। हमने नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार के एटीट्यूड और एक्शन के तरीके दोनों को बदला है। और फ्रेंड्स, यह बदलाव पूरी दुनिया को हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को भी मिला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को ही झकझोर डाला था। वह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, वह भारत की सोशल यूनिटी और सोशल फैब्रिक पर किया गया एक बहुत बड़ा हमला था। और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों और उससे जुड़े अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। यदि मैं यहां सिर्फ आतंकवाद की बात करूं तो आप याद कीजिए, जब कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का शासन था तो कैसे हालात थे। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में या तो आतंकी घटना होती थी या फिर शहरों में बम ब्लास्ट की खबरें आती थी। और उस समय सरकार का रिस्पांस क्या होता था? मोटे मोटे डोजियर सौंपे जाते थे जिन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता था। जब से सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट आई है, आतंकवादी घटनाओं पर न केवल लगाम लगी है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमने डिसाइसिव एक्शंस भी लिए हैं। चाहे उरी अटैक के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद हुई एयर स्ट्राइक हो, या अभी पहलगाम की घटना के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर हो,
हमने आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त प्रहार किया है और उसमें हमें कामयाबी भी हासिल की। साथियों, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वह अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। और साथियों, आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं, मगर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने में किसी भी तरह पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, कुछ लोग वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तरह झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते हैं। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, न तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है, और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाल रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही कासस हैं इस मामले में, और मोदी जी रोज अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का प्रयोग करते हुए इंडियंस के इंटरेस्ट की वह रक्षा कर रहे हैं। जबकि अपोजिशन इस संकट के समय देश के साथ खड़े होने के बजाय पेटी पॉलिटिक्स करने का काम कर रहा है। आप सब लोग समझदार हैं और अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज वेस्ट एशिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे आप सब कमोबेश परिचित हैं। और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वह कोई साधारण नहीं है, बहुत ही गंभीर है। हमारे केरल के काफी लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने हालात पर पूरी तरह से अपनी पैनी नजर बनाकर रखी है। And we are closely monitoring the situation and we are prepared to face any situation. साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठकों के माध्यम से लगातार सरकार को एक्शन प्लान बनाने के लिए जो आवश्यक डायरेक्शंस हो सकते हैं, आवश्यक डायरेक्शंस वह दे रहे हैं। उन्होंने मेरी चेयरमैनशिप में भी वेस्ट एशिया की सिचुएशन को लेकर एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी बनाया है। उसकी भी एक बैठक हो चुकी है और यहां से जाने के बाद हमारी वह दूसरी बैठक भी दिल्ली में होने वाली है। साथियों, हमारी सरकार हर परिस्थिति में निपटने में सक्षम है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हर तरीके से हमारी सरकार तैयार भी है। यह समय पूरे देश को एकजुट होने का समय है और संकट के समय में भाजपा ने बराबर देश का साथ दिया है। इसके पहले की हिस्ट्री भी उठाकर कोई देख सकता है। यह समय पार्टी पॉलिटिक्स करने का नहीं है।
बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आने का है, ताकि भारत और भारतीयों के इंटरेस्ट की, उनके हितों की सही तरीके से रक्षा की जा सके। और साथियों, आप जानते हैं कि कौन देश के हितों की रक्षा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाले चुनाव में सही पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करिए, और मैं समझता हूं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वह सही पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। वह केवल और केवल बीजेपी है, और बीजेपी के साथ है मोदी यू दे गारंटी। क्योंकि उनकी लीडरशिप 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, जो कि हर तरीके से ट्राइड है और टेस्टेड भी है। मेरे बहने भाइयों, मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि डिफेंस के मामले में भारत कैसे तेजी के साथ सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। आज भारत जो कभी केवल वेपन्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, इंपोर्ट के मामले में जाना जाता था, अब एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।